अक्सर जब किसी टाइम कैप्सूल के बारे में बात होती है ना, तो दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरती है। हाँ, एक छोटा सा धातु का बक्सा है ना। बिल्कुल, एक ऐसा बक्सा जिसे जमीन के नीचे गहराई में गाड़ दिया गया हो, जिसमें शायद कुछ पुराने सिक्के हों, तस्वीरें हों या किसी खास सदी की कुछ निशानियां हों। मतलब एक तरह से वो बक्सा एक बहुत ही सीमित इतिहास पेश करता है। जो कुछ भी उस डिब्बे में बंद कर दिया गया वो सिर्फ उसी एक पल का प्रतिनिधित्व करता है। सही बात है। चीजें बहुत ही साफ सुथरी और एक ही दायरे में सिमटी हुई लगती हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई टाइम कैप्सूल कोई छोटा सा बक्सा ना हो के मतलब पूरा का पूरा एक शहर ही हो। अरे वाह, ये तो एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। एक पूरा शहर टाइम कैप्सूल के रूप में। है ना? एक ऐसी जगह जो अपने आप में एक जीवित और सांस लेता हुआ टाइम कैप्सूल हो, जहां अगर आप थोड़ी सी मिट्टी हटाएं तो किसी और सदी का इतिहास निकले, और थोड़ा और गहराई में खुदाई करें तो सीधा महाकाव्यों के युग के रहस्य सामने आ जाए। जहां चीजें किसी एक डिब्बे में सिमटी हुई नहीं है, बल्कि हर सड़क, हर पहाड़ और हर पत्थर एक अलग कहानी कह रहा है। एकदम सही। और ज्ञान की इस विस्तृत खोज में सबका स्वागत है। आज का हमारा मिशन एक ऐसे ही शहर के रहस्यों को परत दर परत खोलना है। एक ऐसा शहर जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक आकर्षण का केंद्र रहा है, राजगीर। और इसके लिए हमारे पास बहुत ही शानदार स्रोत सामग्री है। हम विकिपीडिया के एक विस्तृत लेख और उससे जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, और स्रोतों को देखते हुए सबसे पहली बात जो सामने आती है वो ये है कि इस शहर के कई प्राचीन नाम रहे हैं, जैसे वसुमतीपुर, वृहद्रथपुर, गिरिब्रज और कुशग्रहपुर। मतलब ये सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये मगध साम्राज्य की राजधानी रहा है। यहीं से महान मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था। और इसका जिक्र तो हर जगह मिलता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, तैत्तिरीय उपनिषद, वाल्मीकि रामायण से लेकर महाभारत तक में। ये सच में हैरान करने वाला है। यही बात इस विषय को इतना आकर्षक बनाती है। ये सिर्फ पुरानी इमारतों का खंडर नहीं है। ज्ञान अर्जित करने की इच्छा रखने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई एक भौगोलिक क्षेत्र इतने सारे अलग-अलग बदलावों को कैसे खुद में समेट सकता है। ठीक है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं उन साम्राज्यों से जिन्होंने इस जगह को अपना घर बनाया। जब हम स्रोतों के आधार पर राजगीर के इतिहास को देखते हैं, तो जैन ग्रंथों के अनुसार ये जरासंध, श्रेणिक, बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे अत्यंत शक्तिशाली शासकों का निवास स्थान था। और महाभारत का जिक्र आते ही सबसे पहले जरासंध का अखाड़ा सामने आता है। स्रोत बताते हैं कि यह वो जगह है जहां महान योद्धा जरासंध हर दिन अपनी सैन्य कला और युद्ध कौशल का अभ्यास करता था। यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि वो अखाड़ा सिर्फ व्यायाम करने की जगह नहीं थी। वो उस समय की भू राजनीतिक शक्ति का प्रतीक था। जरासंध की सैन्य शक्ति बहुत विशाल थी। हाँ, इतना कि उसने मथुरा पर लगातार 17 बार आक्रमण किया था, है ना? एकदम सही। 1 या 2 बार नहीं, 17 बार। और इसी निरंतर सैन्य दबाव के कारण एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव हुआ। भगवान श्री कृष्ण को अपनी पूरी आबादी के साथ मथुरा छोड़कर दूर समुद्र के किनारे द्वारिका जाकर बसना पड़ा। बाप रे, ये हमें बताता है कि राजगीर उस समय भारतवर्ष की सबसे बड़ी सैन्य महाशक्तियों में से एक का केंद्र था। बिल्कुल, और जहां इतनी असीमित सत्ता होती है ना, वहां संघर्ष होना तो तय है। हाँ, और वो संघर्ष सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं था, बल्कि अपनों के बीच भी था। अजातशत्रु द्वारा अपने ही पिता राजा बिंबिसार को बंदी बनाए जाने की घटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन यहाँ जो विवरण मिलता है वो बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। जब अजातशत्रु ने सत्ता हथिया ली और अपने पिता से कारावास की जगह चुनने को कहा, तो बिंबिसार ने महल का कोई आरामदायक हिस्सा नहीं मांगा था। बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जहां से वे गृद्धकूट पर्वत और भगवान बुद्ध को देख सकें। ये तो ऐसा है जैसे किसी को आजीवन कारावास की सजा हो जाए, लेकिन वो दुनिया की सबसे अच्छी विंडो सीट की मांग करे ताकि वो हर दिन अपने आध्यात्मिक गुरु के दर्शन कर सके। ये बात मुझे बहुत गहराई से छू गई। ये तुलना उस समय की मानसिकता को बहुत सटीक तरीके से पकड़ती है। सत्ता के केंद्र में क्रूरता चरम पर थी। एक बेटा अपने पिता को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार था। लेकिन उसी क्रूरता के बीच बिंबिसार का ये निर्णय
हमें सत्ता और वैराग्य के बीच के मनोवैज्ञानिक संघर्ष को दिखाता है। हाँ, एक राजा जिसने अपना पूरा साम्राज्य और ताकत खो दी है, वो अपनी आजादी या अपना राज्य वापस नहीं मांगता। वो एक खिड़की मांगता है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि असली शांति राजनीतिक शक्ति में नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान में है। ये घटना सच में राजगीर के दोहरे चरित्र को स्थापित करती है। एक तरफ खूनी राजनीति और दूसरी तरफ गहरी आध्यात्मिक खोज। सही कहा। लेकिन रुको, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि ये सत्ता का केंद्र था, जहाँ बाप बेटे एक दूसरे को मार रहे थे, जरासंध जैसे योद्धा लगातार युद्ध कर रहे थे। हाँ, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यही वो जगह है जहाँ 3 सबसे बड़े और शांति प्रिय धर्म, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म, एक साथ फल फूल रहे थे। मतलब ये कैसे संभव है? इतने खूनी राजनीतिक माहौल के बीच धर्मों के बीच कोई खून खराबा या टकराव क्यों नहीं हुआ? ये सवाल इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, और इसका जवाब हमें राजगीर के भूगोल और उस समय की सामाजिक राजनीतिक नीतियों के एक बहुत ही जटिल तालमेल में मिलता है। भूगोल से आपका मतलब उन पहाड़ियों से है जो शहर को घेरती हैं? बिल्कुल। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरी हुई एक घाटी है। रत्नागिरी, विपुलाचल, वैभागिरी, सोनगुरी और उदयगिरी। इस भौगोलिक संरचना ने इसे एक प्राकृतिक किले में बदल दिया था। तो बाहर कितनी भी उथल-पुथल क्यों ना हो, घाटी के अंदर एक प्राकृतिक शांति और सुरक्षा थी। हाँ, और इसी सुरक्षित माहौल ने विचारकों और तपस्वियों को अपनी ओर खींचा। यानी भूगोल ने एक सुरक्षित आश्रय तैयार किया। लेकिन मेरा एक सवाल है, राजाओं ने उन तपस्वियों को वहां रहने ही क्यों दिया? वो तो विस्तारवादी थे ना? क्योंकि उस दौर के शासक, चाहे वे कितने भी क्रूर क्यों ना हों, बहुत चतुर थे। उन्हें पता था कि समाज पर नियंत्रण रखने के लिए सिर्फ तलवार काफी नहीं है, वैचारिक और आध्यात्मिक समर्थन भी चाहिए होता है। अच्छा, तो ये एक तरह की सॉफ्ट पावर रणनीति थी। एकदम सही। इसलिए बिंबिसार जैसे राजाओं ने जानबूझकर विभिन्न धर्मों के विचारकों को संरक्षण दिया। जब राजा खुद बौद्ध और जैन मुनियों का सम्मान करता था, तो समाज में भी उनके प्रति एक सहिष्णुता पैदा होती थी। और शायद यही वजह है कि राजगीर में बौद्ध धर्म की जड़ें इतनी गहरी हो गईं। भगवान बुद्ध ने यहाँ कई वर्ष बिताए। वेणुवन का जिक्र आता है, जो बांस का एक जंगल था जहाँ बुद्ध स्नान करते थे और विश्राम करते थे। हाँ, और एक दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य ये भी है कि उस दौर के सबसे प्रसिद्ध वैद्य, जीवक, जिन्होंने बुद्ध के बीमार होने पर उनका इलाज किया था, उनका आश्रम जीवकर्म भी यहीं स्थित था। मतलब ये सिर्फ धर्म नहीं था, ये उस समय के चिकित्सा विज्ञान का भी एक बड़ा केंद्र था। बिल्कुल। और इससे भी एक कदम आगे सोचे तो राजगीर का सप्तपर्णी गुफा का महत्व बहुत बड़ा है। मैंने इसके बारे में पढ़ा था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद की बात है ना? हाँ, उनके शरीर त्यागने के तुरंत बाद ये डर पैदा हो गया था कि उनकी शिक्षाएं कहीं खो न जाएं या उनमें मिलावट ना हो जाए। इसीलिए इसी सप्तपर्णी गुफा में महाकस्साप के नेतृत्व में पहली बौद्ध संगीति या बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। तो यहीं पर बौद्ध भिक्षुओं ने पहली बार बुद्ध की मौखिक शिक्षाओं को व्यवस्थित रूप से संकलित करना शुरू किया था। जी, एक तरह से संगठित बौद्ध धर्म के साहित्य का जन्म इसी गुफा में हुआ। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि एक गुफा ने दुनिया के इतने बड़े धर्म की नींव को सहेज कर रखा। और जैन धर्म के लिए भी राजगीर का महत्व इस स्तर का है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, ये भूमि 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ स्वामी का गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान कल्याणक स्थल है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी से जुड़ा इतिहास। उन्होंने अपना पहला उपदेश, जिसे प्रथम देशना कहा जाता है, यहीं के विपुलाचल पर्वत पर दिया था। और वहीं से उन्होंने पूरी दुनिया को जियो और जीने दो का वो अमर संदेश दिया था। बिल्कुल। इस संदेश की गहराई को उस समय के संदर्भ में देखना चाहिए, जहां मगध की सेनाएं साम्राज्यवादी विस्तार के लिए खून बहा रही थीं, वहीं उसी जमीन के एक पहाड़ से अहिंसा का सबसे बड़ा सिद्धांत गूंज रहा था। बहुत ही सुंदर विरोधाभास है ये। आज भी वहाँ लाल मंदिर मौजूद है, जहाँ भगवान महावीर का गर्भगृह जमीन के नीचे बनाया गया है।
और सेठ हजारीमल किशोरीलाल द्वारा बनवाया गया विशाल दिगंबर जैन मंदिर भी वहां की वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। और इसके समानांतर हिंदू धर्म की मान्यताएं भी उतनी ही मजबूती से यहाँ मौजूद हैं। इसे ब्रह्मा की पवित्र यज्ञ भूमि माना जाता है। और महाभारत में उल्लेखित मणिनाग का समाधि स्थल भी तो यही है, जिसे मनियार मठ कहा जाता है। इन सब बातों से ये स्पष्ट होता है कि राजगीर विचारों का एक बहुत बड़ा मेल्टिंग पॉट था। लेकिन देखिए, आध्यात्मिकता से परे स्रोत सामग्री एक और रहस्य की ओर इशारा करती है। एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान और पुराने मिथकों के बीच झूलता है। आप गर्म जल के झरनों की बात कर रही हैं ना? हाँ, बिल्कुल। वैभागगिरी पर्वत की तलहटी में मौजूद ये गर्म पानी के चश्मे, ये हमेशा से शोधकर्ताओं और श्रद्धालुओं के लिए कौतूहल का विषय रहे हैं। स्रोत बताते हैं कि वहाँ 22 कुंड और 52 धाराएं हैं। और पानी प्राचीन काल में बनाए गए मगरमच्छ के मुंह के आकार की आकृतियों से गिरता है। हाँ, और इनमें सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मकुंड है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसका तापमान साल भर, चाहे बाहर कड़ाके की ठंड हो या भीषण गर्मी, लगभग 45 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता है। ये तो सच में चमत्कारी लगता है। लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब जमीन के नीचे ऐसा कौन सा हीटर लगा है जो हजारों सालों से पानी को एक ही तापमान पर गर्म कर रहा है? इसके पीछे का तंत्र, या जिसे हम भूवैज्ञानिक तंत्र कहते हैं, वो बहुत ही रोचक है। देखिए, राजगीर की पहाड़ियों के निर्माण में ज्वालामुखी चट्टानों और भूगर्भीय गतिविधियों का बड़ा हाथ रहा है। अच्छा, तो ये जियोथर्मल एनर्जी से जुड़ा है? बिल्कुल। इन पहाड़ों की गहरी परतों में गंधक यानी सल्फर और अन्य खनिजों की मात्रा बहुत अधिक है। बारिश का पानी जमीन की दरारों से होता हुआ धरती की गहराई में जाता है। और गहराई में जाने पर तापमान बढ़ता है? हाँ, जिसे जियोथर्मल ग्रेडियंट कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ने पर तापमान में होने वाली वृद्धि, इसके कारण वह पानी अत्यधिक गर्म हो जाता है। गर्म होने पर यह पानी दबाव के साथ वापस ऊपर की ओर उठता है और रास्ते में वो इन चट्टानों से सल्फर को अपने अंदर घोल लेता है। एकदम सही। यही कारण है कि इस पानी में चिकित्सीय गुण आ जाते हैं, जो त्वचा के रोगों को ठीक करने में मदद करते हैं। तो ये कोई जादू नहीं है, बल्कि पृथ्वी की अपनी एक बहुत ही जटिल रसायनी और भौतिक प्रयोगशाला है जो जमीन के नीचे चल रही है। विज्ञान ने तो इस रहस्य को सुलझा लिया है, लेकिन एक रहस्य ऐसा भी है जो आज तक नहीं सुलझ पाया है। स्वर्ण भंडार। स्वर्ण भंडार। स्रोतों के अनुसार ये गुफा प्राचीन काल में जरासंध के सोने के खजाने को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई थी। और इस गुफा की सबसे दिलचस्प बात है इसकी पत्थर के दरवाजे पर उकेरी गई वो रहस्यमयी लिपि, जिसे शंख लिपि कहा जाता है। इस लिपि का उपयोग बिंदुसार के शासनकाल के आसपास किया जाता था। मान्यता है कि इस लिपि में उस खजाने का दरवाजा खोलने का तरीका लिखा है। लेकिन आज तक दुनिया का कोई भी भाषाविद या पुरातत्वविद इसे पढ़ नहीं सका है ना? अजीब बात। बहुत अजीब। ये तो बिल्कुल आज के किसी भूले हुए बिटकॉइन वॉल्ट की तरह है। मतलब आपके सामने एक हार्ड ड्राइव पड़ी है जिसमें अरबों का खजाना है, लेकिन उसे खोलने का पासवर्ड हमेशा के लिए खो गया है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। लेकिन मैं सोच रही थी, एक लिपि जिसे कभी पूरा का पूरा साम्राज्य इस्तेमाल करता था, वो अचानक से इतनी अजनबी कैसे हो गई कि उसे पढ़ने वाला एक भी इंसान नहीं बचा? देखिए, ये सभ्यताओं के पतन और सूचना के लुप्त होने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब शासन बदलते हैं तो नई व्यवस्था पुरानी लिपियों और भाषाओं को किनारे कर देती है। तो क्या शंख लिपि के साथ भी यही हुआ? संभवतः हो सकता है कि ये लिपि जानबूझकर केवल कुछ ही लोगों, जैसे कि शाही खजाने के रक्षकों तक सीमित रखी गई हो। एक तरह का प्राचीन इनक्रिप्शन। और जब वो विशिष्ट वर्ग खत्म हुआ तो वो ज्ञान भी उनके साथ ही लुप्त हो गया। ये सच में सोचने वाली बात है। खैर, भूगोल और रहस्यों की इसी कड़ी में स्रोत घोड़ा कटोरा झील का भी वर्णन करते हैं। 3 तरफ से पहाड़ों से घिरी एक बेहद खूबसूरत प्राकृतिक झील, जहां कभी राजगीर के राजाओं के घोड़े पानी पीने आते थे। हाँ, लेकिन आज की सच्चाई ये है कि उस झील के बीचों बीच भगवान बुद्ध की 70 फीट ऊंची एक विशाल प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। और वहां नाव की सवारी भी होती है। और यहीं से राजगीर की कहानी एक बहुत ही अजीब विरोधाभास की तरफ मुड़ती है। किस तरह का विरोधाभास? देखिए, हमने इस पूरी चर्चा में राजगीर घाटी को तपस्वियों, सन्यासियों और राजाओं के छिपने की जगह के रूप में देखा है। एक सुरक्षित, शांत और आध्यात्मिक एकांत। हाँ, बिल्कुल।
लेकिन आज इस प्राचीन और पवित्र भूमि के बीचों बीच एक ग्लास ब्रिज बना दिया गया है, बिहार का पहला और पूरे भारत का दूसरा पारदर्शी कांच का पुल। इसके अलावा वहाँ एक पूरी नेचर सफारी है, जहाँ लोग जिप लाइन पर चीखते हुए जाते हैं, स्काई साइकिलिंग करते हैं। शांति की जगह पर एडवेंचर टूरिज्म का ये शोर क्यों? क्या ये एक तरह से उस जगह के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्वरूप के साथ खिलवाड़ नहीं है? ये एक बहुत ही जायज और गहरा सवाल है। सतह पर देखने से ये दो विपरीत चीजों का टकराव लगता है, लेकिन अगर हम पर्यटन और संरक्षण के अर्थशास्त्र को गहराई से समझें तो तस्वीर बदल जाती है। मतलब अर्थशास्त्र कैसे इस शोर को सही ठहरा सकता है? देखिए, इतिहास और प्रकृति को अगर जीवित रखना है तो उसे आने वाले पीढ़ियों के लिए, खासतौर पर आज के युवाओं के लिए प्रासंगिक बनाना पड़ता है। इको टूरिज्म सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संरक्षण का हथियार है। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि जिप लाइन से आने वाला पैसा उस घाटी को बचा रहा है? एक हद तक हाँ। राजगीर वन्यजीव अभयारण्य 1978 में स्थापित किया गया था, जो करीब 36 वर्ग किलोमीटर में फैला है, लेकिन इसे और अधिक व्यवस्थित रूप देने के लिए 181 हेक्टेयर में एक विशाल जू सफारी बनाई गई। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि ये कोई आम चिड़ियाघर नहीं है। यहाँ जानवरों को छोटे पिंजरों में नहीं रखा गया है, बल्कि वो खुले जोन में रहते हैं और इंसान बंद गाड़ियों में उन्हें देखने जाते हैं। बिल्कुल। इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिस्टिक और वैज्ञानिक रणनीति शामिल है। इस सफारी को अलग अलग जोन में बहुत ही बारीकी से बांटा गया है। शाकाहारी सफारी, भालू तेंदुआ, बाघ और शेर सफारी। और यह भी लिखा है कि शेरों को विशेष रूप से गुजरात से लाया गया है ना? हाँ, गुजरात के जूनागढ़ से। और यही वो तंत्र है जिसे समझने की जरूरत है। गुजरात के सूखे माहौल से शेरों को लाकर बिहार की इस घाटी के वातावरण में ढालना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए तो बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और निरंतर मॉनिटरिंग की जरूरत होती होगी। एकदम सही। और इसके अलावा इस अभयारण्य में लगभग 70 प्रजाति की तितलियां और विलुप्त हो रही जीव भी हैं। इन सब के संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों की आवश्यकता होती है। अच्छा, तो जब पर्यटक ग्लास ब्रिज देखने या सफारी का अनुभव करने आते हैं, तो उससे जो राजस्व पैदा होता है, उसी से इस पूरी घाटी की जैव विविधता को बचाया जा पा रहा है? जी, यानी आधुनिकता यहाँ इतिहास और प्रकृति को मिटा नहीं रही है, बल्कि उसे जिंदा रखने के लिए एक आर्थिक इंजन का काम कर रही है। ये सच में चीजों को देखने का नजरिया बदल देता है। इसके अलावा विश्व शांति स्तूप भी इसी आधुनिक और ऐतिहासिक तालमेल का हिस्सा है। जापान द्वारा निर्मित ये विशाल स्तूप, जहां भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे, आज शांति का एक वैश्विक प्रतीक बन गया है। और वहां तक जाने के लिए जिस आधुनिक रज्जू मार्ग यानी रोपवे का इस्तेमाल होता है, वो प्राचीन ऊंचाई को आधुनिक तकनीक से जोड़ता है। पर्यटन और इतिहास का ये सह अस्तित्व राजगीर को समय के साथ एक मृत खंडहर बनने से रोकता है। वो उसे एक जीवंत इकोसिस्टम बनाए रखता है। बिल्कुल सही। अच्छा, जब हम समय के साथ चलने और बदलाव की बात कर रहे हैं, तो राजगीर में समय की गणना से जुड़ा एक ऐसा उत्सव होता है जो पूरे देश में अपनी तरह का इकलौता है, मलमास मेला। मलमास, जिसे अधिक मास या लीप मंथ भी कहा जाता है, ये खगोल विज्ञान और पंचांग की एक बहुत ही जटिल गणना पर आधारित है। हाँ, हमारा पारंपरिक कैलेंडर चंद्रमा की गति पर आधारित होता है, जबकि मौसम सूर्य की गति पर निर्भर करते हैं। और चंद्रवर्ष और सौरवर्ष के बीच हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है। इस अंतर को पाटने के लिए, ताकि हमारे त्योहार और मौसम एक साथ चलते रहें, हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। इसी को मलमास कहते हैं। लेकिन प्राचीन शास्त्रों की बात करें, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण या अग्नि पुराण, तो उनके अनुसार ये 13वां महीना आमतौर पर अपवित्र माना गया है। हाँ, क्योंकि यह एक अतिरिक्त समय है, इसलिए इस दौरान सामान्य मूर्ति पूजा, विवाह, मुंडन जैसे सभी शुभ और सांसारिक काम पूरी तरह से वर्जित होते हैं। मतलब ये एक तरह से समाज के लिए एक पॉज बटन की तरह काम करता था। लेकिन राजगीर की खासियत यही है कि वो नियमों को उलट देता है। कैसे? जो महीना पूरी दुनिया के लिए अपवित्र और ठहराव का है, वो राजगीर में सबसे ज्यादा पवित्र और सक्रिय हो जाता है। अरे हाँ, इसके पीछे की मान्यता यह है कि जब धरती पर कोई पूजा पाठ नहीं हो रहा होता, तब 33 कोटि देवी देवता राजगीर आकर वास करते हैं। और इस दौरान उस ब्रह्म कुंड में स्नान करने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है।
ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक विशुद्ध खगोलीय घटना को एक विशाल सामाजिक और आर्थिक उत्सव में बदल दिया गया। लोगों ने सोचा होगा, अगर हम इस महीने में खेती या विवाह नहीं कर सकते तो क्यों ना हम सब एक जगह इकट्ठा हों। बिल्कुल, आज के समय में ये मेला अपने पुराने ग्रामीण स्वरूप से निकलकर एक बहुत बड़े आयोजन में बदल चुका है, जहां आधुनिक थिएटर, सर्कस और व्यापारिक गतिविधियां होती हैं। ये सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है, ये एक शानदार अर्थशास्त्र है जिसने एक खाली महीने को एक भारी मुनाफे वाले और सामाजिक मिलन के उत्सव में बदल दिया। मानव समाज की क्या अद्भुत क्षमता है ना, जो खगोल विज्ञान, धर्म और अर्थशास्त्र को एक साथ गूंथ कर एक परंपरा का रूप दे देती है। एकदम सही बात है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो जो तस्वीर उभर कर आती है वो सच में हैरान करने वाली है। राजगीर एक ऐसा शहर है जो समय के साथ खुद को लगातार बदलता रहा है, लेकिन अपनी मूल आत्मा को कभी मरने नहीं दिया। हाँ, महाभारत के युद्ध के उस अखाड़े से लेकर भगवान बुद्ध और महावीर के अहिंसा के उपदेशों तक, बिंबिसार के उस बंदी गृह की खिड़की से लेकर आज के भारत के दूसरे ग्लास ब्रिज तक, और प्राचीन गर्म झरनों के रहस्यों से लेकर आधुनिक जू सफारी की चुनौतियों तक, राजगीर में ज्ञान, विज्ञान और रोमांच का एक अथाह समंदर है। ये शहर हमें सिखाता है कि इतिहास कोई बीती हुई चीज नहीं है जिसे किसी डिब्बे में बंद किया जा सके। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इतिहास की परतें हमारी आज की संस्कृति में भी सांस लेती रहती हैं। बिल्कुल। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहूंगी जिस पर सुनने वाले खुद थोड़ा सोच विचार कर सकें। हम बात कर रहे थे स्वर्ण भंडार की उस रहस्यमयी शंख लिपि के बारे में, जिसके बारे में माना जाता है कि वो सोने के खजाने का रास्ता है। जरा सोचिए, अगर कल को किसी तकनीक या एआई की मदद से वो लिपि पढ़ ली जाए और वो दरवाजा खुल जाए, तो क्या वो सच में सिर्फ सोने और आभूषणों का खजाना होगा? ये तो एक बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि उस काल के अर्थशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान या समाज का कोई ऐसा प्राचीन ज्ञान वहां दस्तावेजों के रूप में छुपा हो जो आज हमारे इतिहास को देखने के नजरिए को पूरी तरह से पलट कर रख दे? असली खजाना शायद वो सोना नहीं है, बल्कि वो खोया हुआ ज्ञान है जो एक असली टाइम कैप्सूल की तरह हमारे इंतजार में आज भी वहां खामोश खड़ा है। और सच कहूं तो शायद यही खामोशी राजगीर का सबसे गहरा और सबसे खूबसूरत रहस्य है। आज राजगीर के इन ऐतिहासिक दस्तावेजों और विकिपीडिया स्रोतों पर आधारित इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ इतिहास और विज्ञान की इस अनूठी यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि ज्ञान की ये खोज एक बेहतरीन और यादगार अनुभव रही हो।